बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। मेरा नाम है मोहम्मद हंसला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड एंटी इमेटिक ड्रग्स, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें जीआईटी के कॉन्सेप्ट का, जीआईटी की फिजियोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जीआईटी, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जो कि ओरल से एबोरल तक जारी होती है, यानी माउथ से हमारे एनस तक जा रही होती है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 30 फीट तक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ही एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी का बना होता है और उसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि मदद करते हैं डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स, उसके दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आप जीआईटी ट्रैक्ट उसको इसका दूसरा नाम दे दें, जिसमें माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। जबकि एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ द फूड में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, उनमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर शामिल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो 4 लेयर्स होती हैं जो कि जिनमें एक म्यूकस लेयर आ जाती है जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद सब म्यूकस लेयर होती है, फिर मस्कुलर लेयर होती है और फिर सिरस या फाइब्रस लेयर होती है। अब हम फिजियोलॉजी को एक ब्रीफ डिस्कशन करने के बाद हम फार्माकोलॉजी के एक्चुअल टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंटीमेटिक ड्रग्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या एंटीमेटिक ड्रग्स हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इनको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम मेडिकल कंडीशंस। वो 6 ऐसी कॉमन मेडिकल कंडीशंस हैं जीआईटी ट्रैक की, जिसमें हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। उन मेडिकल कंडीशंस में पेप्टिक अल्सर और गर्ड आ जाता है। गर्ड को हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ बोलते हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एमएसएस। डायरिया के पेशेंट में हम इन मेडिसिन का यूज़ कर रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो फिर भी हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंटीमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी यही ड्रग्स दी जाती हैं। सबसे पहली जो मेडिकल कंडीशन है वो हमारे पास है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक तरह का सोर है, एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि स्टमक या फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वहाँ पे डेवलप हो जाता है। सोर होता क्या है और उसकी वजह क्या है? सोर एक तरह का इन्फेक्शन होता है और ये किस वजह से होता है स्टमक में या ड्यूडिनम में? तो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो होती है स्टमक की या ड्यूडिनम की, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन क्यों होता है? डैमेज होने के बाद जाहिर सी बात है हमारे स्टमक में जो है वो एचसीएल की सिक्रीशन हो रही है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है। तो ऑलरेडी हमारी जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो कंप्रोमाइज़ हो गई है। तो जब एचसीएल की सिक्रीशन होगी, सिक्रीशन होने के बाद वो जब इनर मोस्ट लेयर के साथ आके कांटेक्ट करेगी, गैस्ट्रिक एसिड कांटेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होंगे और वो एक इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। इन्फेक्शन को अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि पेप्टिक अल्सर हो जाएगा या और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें गैस्ट्राइटिस भी शामिल है। कुछ टाइप्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टिक अल्सर की, जिनमें गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, एसोफेजियल अल्सर और पाइलोरिक अल्सर आ जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होता है? इन द स्टमक। ड्यूडिनल अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है, ड्यूडिनम, वहाँ पे होता है। एसोफेजियल अल्सर जो हमारे पास फूड पाइप है वहाँ पे होता है। और पाइलोरिक अल्सर जो है वो वहाँ पे होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू हो रहा होता है और स्टमक का पोर्शन ख़त्म हो रहा होता है। वो जगह जहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो उस जगह पे पाइलोरिक अल्सर हो रहा होता है। अब क्या-क्या वजूहात हैं पेप्टिक अल्सर के होने की? तो उसमें जो मेजर रीज़न है पेप्टिक अल्सर की, वो 2 हैं। एक तो है ग्राम नेगेटिव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक तरह का इन्फेक्शन है। इसके होने की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करें तो ये भी वजह बन सकते हैं पेप्टिक अल्सर का। एचसीएल की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है स्टमक में, तो ये भी एक कॉज बन सकता है अल्सर का। इनएडिक्वेट म्यूकोजल डिफेंस अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड।
अब गैस्ट्रिक एसिड ने तो रिलीज़ होना है स्टमक में, लेकिन हमारी जो म्यूकोज़ल लाइनिंग है वो कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है, जिसकी वजह से वो हमारी जो स्टमक की बॉडी है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही और उसके टिश्यू को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और एट द एंड पेप्टिक अल्सर होने का खदशा होता है। वो कौन-कौन सी ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं जो कि हम पेप्टिक अल्सर के लिए कर सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है जो वजूहात हो रही हैं पेप्टिक अल्सर के होने की, उन्हीं को हम देखते हुए हम ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास वजूहात थी वो ये थी कि ग्राम नेगेटिव एच पाइलोरी जो है उसकी इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो हम उसकी ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं कि अगर किसी को उसकी वजह से ग्राम नेगेटिव एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर हुआ है तो हम सबसे पहले तो इसका जड़ से खात्मा करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? इरेडिकेटिंग द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इरेडिकेटिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, सिरे से ही ख़त्म कर देना। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम जो भी ट्रीटमेंट होगी उसको लेंगे और उसकी इस एच पाइलोरी जब ट्रीट होगा तो ऑटोमेटिकली पेप्टिक अल्सर भी ट्रीट हो जाएगा। या सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, सेकंड जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कर देंगे। गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जब कम होगी, ये हम कम इसको कैसे करेंगे? हम कोई भी पीपीआईज़ देंगे या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। पीपीआई क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के ज़रिए या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के ज़रिए HCl या बाकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम कर सकते हैं, जो कि पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल साबित हो सकता है। या कुछ ऐसे एजेंट्स प्रोवाइड करें जो कि म्यूकस लेयर को, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को प्रोटेक्ट करें और उसको डैमेज होने से बचाएं। इनमें हमारे पास मीज़ोप्रोस्टॉल और सुक्रेल्फेट, ये दो ऐसी ड्रग्स हैं, दो ऐसे एजेंट्स हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की प्रोटेक्शन में मदद देते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास था इरेडिकेटिंग द एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। तो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ये पेप्टिक अल्सर जो कि एच पाइलोरी की वजह से हुआ है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें एच पाइलोरी का ख़ात्मा करना ज़रूरी है। और उस एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे या एच पाइलोरी को, हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन जो हो चुका है हमारे स्टमक में, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तो उसके लिए हम क्या देंगे? एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स देंगे, जिसकी वजह से इरेडिकेशन होगी एच पाइलोरी की और एट द एंड जो है हमारे पास रिजल्ट निकलेगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो ख़त्म होगी। अब एच पाइलोरी होता क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि स्टमक को इन्फेक्ट करता है और उसकी जो लाइनिंग है, म्यूकोज़ा की लाइनिंग, उसको डैमेज कर देता है। अब इसकी अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, एच पाइलोरी की करैक्टरिस्टिक्स की, तो ये स्टमक लाइनिंग में पाया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करवाता है और क्या करता है? एंजाइम को प्रोड्यूस करवाता है। उससे क्या होता है? स्टमक लाइनिंग जो है वीक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाता है ये एंजाइम की। और ये इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन इन द स्टमक, इसको इसकी भी वजह हो सकता है, कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टमक अल्सर। और एट द एंड क्या होता है? एच पाइलोरी वजह बन जाता है स्टमक अल्सर की, पेप्टिक अल्सर की, स्टमक अल्सर की या पेप्टिक। जाहिर सी बात है जब उसने गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को भी बढ़ा दिया और उसने स्टमक की लाइनिंग को यानी कि म्यूकोज़ल लाइनिंग को भी डैमेज कर दिया है और डैमेज होने की वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन हुई स्टमक में और उसको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो वो पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर का, स्टोमक अल्सर का कॉज हो गया। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं एच पाइलोरी की वजह से? अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया आ जाता है हमारे स्टमक में तो क्या-क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हम में जो है वो स्टमक पेन होने लगती है, एसिडिटी रहती है, नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन आ जाती है। इसको डायग्नोस करने के लिए, एच पाइलोरी को डायग्नोस करने के लिए क्या-क्या टेस्ट किए जाते हैं? तो एंडोस्कोपी की जाती है, एक ट्यूब के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए हमारी स्टमक का मुआयना किया जाता है और एंडोस्कोपी अगर हमें इससे भी क्लियर ना हो तो वहाँ से हम कुछ पार्ट जो है वो निकालते हैं, कुछ लेयर्स या कुछ टिश्यू का हिस्सा निकालते हैं और उसमें फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं और फर्दर उसको डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअली वजह क्या है एच पाइलोरी की या कौन सी डिज़ीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। यानी कि एंडोस्कोपी की जाती है और एंडोस्कोपी से भी अगर हमें नहीं पता चल रहा तो फिर बायोप्सी की जाती है इसी के ज़रिए।
उसके बाद ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हमें एंटीबॉडीज़ जो कि एच पाइलोरी के अगेंस्ट होते हैं वो अगर मौजूद हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है विद दी एच पाइलोरी। उसके बाद स्टूल एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं, इससे हमें पता चलता है जो है एंटीजन एच पाइलोरी जो है वो स्टूल में मौजूद होते हैं, तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। उसके बाद कुछ और नॉन इन्वेसिव मेथड्स हैं जिनमें सीरोलॉजी आ जाता है और यूरिया ब्रीथ टेस्ट है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन ही है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। एट द एंड जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्रीट होता है तो पेप्टिक अल्सर अगर पेशेंट को है तो वो भी ट्रीट हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो डॉक्टर ट्रिपल थेरेपी मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं फॉर एरेडिकेटिंग एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के खात्मे के लिए ट्रिपल थेरेपी मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, जिनमें एमॉक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन और थर्ड हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये ट्रिपल थेरेपी मेडिकेशंस हैं, 3 मेडिसिन्स हैं जो कि एक साथ दी जाती हैं पेशेंट्स को जो इन्फेक्टेड होता है विद द एच पाइलोरी। ये 7 से 10 डेज़ का रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है फॉर एरेडिकेटिंग एच पाइलोरी। कुछ केसेस में यानी कि जिन केसेस को जिनकी हिस्ट्री है ट्रीटमेंट फेलियर की या जो कॉम्प्लिकेटेड जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनमें ये 14 दिन तक भी मेडिसिन दी जाती है। एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि अमॉक्सिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की क्लास से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की क्लास से। तो हम इसको अगर तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है, कोई पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है तो उसको हम अमॉक्सिसिलिन नहीं देंगे, बट उसके अल्टरनेट हम एक मेडिसिन यूज़ करेंगे जिसका नाम है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल जिसका ब्रांड नेम आजकल मार्केट में जो चल रहा है वो है फ्लैजिल। तो मेट्रोनिडाज़ोल हम देंगे उस पेशेंट को जिस पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है। ज़ाहिर सी बात है एमॉक्सिसिलिन देंगे तो उसका एक एलर्जिक इफेक्ट आएगा, ऑलरेडी एक पेशेंट में मौजूद है तो उसको अल्टरनेट मेट्रोनिडाज़ोल देंगे। क्लिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं तो ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक है और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती है। ये एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है जब क्लिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जो है वो लो हो और पेशेंट को कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा हो टू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। का मतलब कि उसको इन्फेक्शन नहीं कर रही ये अगर मेडिसिन, तो हम तब तो उसको क्लिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अल्टरनेटिव जो है वो टेट्रासाइक्लिन भी है। क्लिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं पेशेंट को, टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। बात करें अगर हम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की तो इस कैटेगरी में हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है ये 3 ड्रग्स आ जाती हैं जो कि हम अल्टरनेट क्लिथ्रोमाइसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट करंटली हमारे पास जो है वो क्वाड्रुपल थेरेपी मेडिकेशन फॉर एच पाइलोरी भी रिकमेंडेड होती है डॉक्टर्स की तरफ से। ये एक फर्स्ट लाइन ऑप्शन होता है डॉक्टर्स की तरफ से क्वाड्रुपल थेरेपी मेडिकेशन, यानी कि 4 ऐसी मेडिसिन जो कि दी जाती हैं पेशेंट को फॉर दी एच पाइलोरी, जो उनको एच पाइलोरी होता है और उसको एरेडिकेट करने के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं, जिनमें बाइस्मुथ सबसैलिसाइलेट आ जाता है, सबसैलिसाइलेट, बाइस्मुथ सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाज़ोल, टेट्रासाइक्लिन या क्लिथ्रोमाइसिन में कोई एक मेडिसिन दी जाती है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो हमने हर सूरत देना ही है विद द कम्बिनेशन ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल, टेट्रासाइक्लिन और क्लिथ्रोमाइसिन एंड द बाइस्मुथ सबसैलिसाइलेट। और ये जो ट्रीटमेंट है ये 90% इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। इसका जो एरेडिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाँ, एक ये क्वाड्रुपल थेरेपी मेडिकेशन और ट्रिपल थेरेपी मेडिकेशन दोनों जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट होगी तो ज़ाहिर सी बात है पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी की वजह से जिन पेशेंट में हुआ है तो पेप्टिक अल्सर भी ट्रीट हो जाएगा। मेडिसिन को देख लीजिए, अमॉक्सिसिलिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो हर सूरत में देंगे, मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। ट्रिपल थेरेपी मेडिकेशन की बात करते हैं तो अमॉक्सिसिलिन, उसके साथ क्लिथ्रोमाइसिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 7 से 10 दिन का रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट जो है वो ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर अगर हुआ हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
अब हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कुछ एडीआरस की, यूजेस की, क्लिनिकल या काइनेटिक्स की, तो अमॉक्सिसिलिन जो है वो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से बिलोंग करती है। पेनिसिलिन की ये क्लास है। इसके यूज़ जो हैं वो एच पाइलोरी को ट्रीट करने के तो हैं ही हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ रेस्पिरेटरी में भी ये यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह, स्किन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक मल्टीपल ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर रहे होते हैं। एडीआर्स की बात करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज़ कर सकती है, डायरिया कॉज़ कर सकती है और एलर्जिक रिएक्शन एमोक्सिसिलिन कॉज़ कर सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, मेटाबोलाइज्ड लिवर में होती है और एक्सक्रीट यूरिन के थ्रू होती है। टेट्रासाइक्लिन और क्लेथ्रोमाइसिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करती है, बट क्लेथ्रोमाइसिन जो है वो मेट्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्लास से बिलोंग कर रही होती है। यूजेस तकरीबन इनके भी क्लिनिकल या थेरेप्यूटिक यूजेस सेम है। रेस्पिरेटरी में यूज़ हो रही होती है ये मेडिसिन। एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन या नमूनिया है तब भी हम इनको ट्रीट कर रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कर देती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 50 to 60% है, लिवर के ज़रिए मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होती है। लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 60 to 80% है, मेटाबोलाइज ये भी लिवर के ज़रिए और एक्सक्रीट ये भी यूरिन के ज़रिए होती है। ये एक स्टमक की डायग्राम है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर्स की लोकेशन बताई हैं। यहाँ पे ये फूड पाइप है जिसको एसोफेगस का नाम देते हैं, और ये क्या है, एसोफेजियल अल्सर यहाँ पे हो सकता है पेशेंट को। गैस्ट्रिक अल्सर इस वाले पोर्शन में हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि गैस्ट्रिक का दूसरा नाम स्टमक है तो इसको हम स्टमक अल्सर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे पाइलोरिक अल्सर होता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जहाँ ये वो वाली जगह है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होना होता है और स्टमक का एंड हो रहा होता है, तो यहाँ पे अल्सर हो सकता है। उसके बाद ड्यूडिनल अल्सर है जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सारे अल्सर होने की वजूहात जो है वो हमने डिस्कस की हैं। दो मेजर कॉजेज़ होते हैं पेप्टिक अल्सर के या इन सारे अल्सर्स के कॉज के। तो ग्राम नेगेटिव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है जिन पेशेंट में, उनको उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने का खदशा होता है, या कोई पेन किलर बहुत ज़्यादा पेशेंट यूज़ करता है, कोई ऐसा शख्स है जो कि हर ट्रीटमेंट जो है वो पेन किलर से ले रहा होता है, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे रहा होता है। एचसीएल की सिक्रीशन जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो रही होती है। म्यूकोजल डिफेंस जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इनएडिक्वेट हो जाता है। तो इन वजूहात की वजह से पेप्टिक अल्सर के होने का खदशा होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंटीमेटिक ड्रग्स के टॉपिक का ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा सा फिजियोलॉजी डिस्कस की, उसके बाद फार्माकोलॉजी इन ड्रग्स का इंट्रो देखा, और हमने जो इसमें पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में जो एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि लीड कर रही होती हैं पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में, हमने वो देखी, यानी कि हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा। हम अपने अगले लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मोहम्मद हंसला को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।